नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। प्रश्नों की अगली कड़ी आप आज देखेंगे। आप 2 कड़ी पहले देख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी सामान्य ज्ञान प्रश्नों की आने आने वाले संभावित प्रश्नों की ये कड़ियाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये तीसरी कड़ी है। तो आज का प्रश्न चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितने गुना कम होता है? आपको विकल्प दिए गए हैं। ए 8 गुना, बी 5 गुना, सी 3 गुना, डी 6 गुना। तो साथियों, चूंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होता है, तो इसलिए भार भी, किसी भी वस्तु का भार भी वहाँ पे 6 गुना पृथ्वी की तुलना में कम होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 6 गुना। चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होता है। यानी कि यदि किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, तो वहाँ पे हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा। यदि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उसका भार 6 गुना यानी 60 किलोग्राम हो जाएगा। यदि 6 किलोग्राम पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक डी, 6 गुना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक दूसरा, हॉलमार्क का चिन्ह प्रायः किन उत्पादों पर होता है? विकल्प दिए गए हैं। ए कपास से बनी वस्तुओं पर, बी खाद्य उत्पादों पर, सी कांच की बनी वस्तुओं पर, या फिर स्वर्ण के आभूषणों पर। आपने हॉलमार्क का चिन्ह अवश्य ही देखा होगा, आप जान रहे होंगे। प्रश्न तो वैसे बहुत कठिन नहीं है। चलिए फिर भी ऑप्शन देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है, कपास से बनी वस्तुओं पर, खाद्य उत्पादों पर, सी कांच की बनी वस्तुओं पर, या फिर डी स्वर्ण के आभूषणों पर। तो साथियों, आप सब जान ही रहे हैं कि हॉलमार्क का चिन्ह स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को दर्शाता है, और तो इसका सही उत्तर है, स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह देखा जा सकता है। हॉलमार्क का चिन्ह स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता दर्शाने के लिए लगाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी बैरी, सी मधुमेह, या फिर डी तपेदिक। साथियों, इंसुलिन ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है। जब इसकी अनुपस्थिति होती है इंसुलिन की, तो मधुमेह रोग हो जाता है, क्योंकि रक्त शर्करा पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। इसीलिए जब हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, तो रक्त की शर्करा की मात्रा घट जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इंसुलिन की जब कमी होती है, तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है मधुमेह। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आंवले का रस और करेले का रस और साथ ही मेथी, ये तीनों आप उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे जो है वो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से बनना चालू हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर मधुमेह है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, नपा-तुला खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है? ए कृपण, बी स्वार्थी, सी कंजूस, या फिर डी मितव्ययी। तो साथियों, इसका सही उत्तर है मितव्ययी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया गया? ए चार्टर एक्ट 1813, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर डी चार्टर एक्ट 1833। तो साथियों, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प क्रमांक ए, चार्टर एक्ट 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार, जिससे भारत में व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार था उसको भी हटा दिया गया। यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर है
विकल्प क्रमांक ए चार्टर एक्ट 1813। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, मुगल गार्डन जिसका नया नाम अमृत उद्यान रखा गया है, उसका डिजाइन किसने बनाया है? साथियों प्रश्न आप एक बार और दोहरा देता हूँ। मुगल गार्डन जिसका नया नाम अमृत उद्यान रखा गया है, उसका डिजाइन किसने बनाया है? ए ली कार्बोनियर, बी एडविन लुटियंस, सी एडवर्ड स्टोन या फिर डी तरुण दत्त। दोस्तों राष्ट्रपति भवन में 15 एकड़ इलाके में फैला हुआ है अमृत उद्यान। इसको पहले मुगल गार्डन कहा जाता था। इसका डिजाइन एडविन लुटियंस ने 1917 में तैयार किया था। अमृत महोत्सव के समय उसका नाम जो बदला गया है, अमृत उद्यान जिसका उसका नया नाम रखा गया है, और 1927-28 में वहाँ पे पौधारोपण किया गया था। कई प्रकार के ट्यूलिप के पौधे हैं, कई किस्म के, वहाँ कई प्रकार के गुलाब भी हैं और बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है। वो मुग़ल शैली और अंग्रेजी शैली का मिश्रित नमूना है। इस सन 2023 से उसको दर्शकों के लिए, आम दर्शकों के लिए भी खोल दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो ये 15 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है और तो आप भी जाइएगा देखने के लिए कभी भी। 26 मार्च तक वो आम दर्शकों के लिए खोला गया था और 30 मार्च तक विशेष वर्ग के लोगों के लिए ओपन था। तो जब भी मौका मिले आप जाइएगा ज़रूर। तो फिलहाल इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक बी, एडविन लुटियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प दिए गए हैं। ए वाशिंगटन DC US, बी नैरोबी केन्या, सी लियोन फ्रांस और अंतिम विकल्प दिया गया है डी न्यूयॉर्क। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम संक्षिप्त में UNEP कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून 1972 में की गई थी। ये साथियों ये पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों को संरक्षित करने के लिए, उन पर विशेष जोर देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए और उन पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी केन्या में स्थित है। इसके साथ ही 6 अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी केन्या में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां, हुडो कहाँ का लोक नृत्य है? साथियों प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ, हुडो कहाँ का लोक नृत्य है? विकल्प दिए गए हैं। ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी दिया गया है झारखंड। तो साथियों हुडो जो है वो गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह गुजरात के चरवाहा समुदाय भरवाड़ जनजाति का लोक नृत्य है। साथियों इस नृत्य में पुरुष और महिला जो हैं दोनों भाग लेते हैं और नृत्य के अंत में जीवन साथी चुनने की भी परंपरा है। इसमें कसीदाकारी बॉर्डर वाली रंग बिरंगी धोती पहनी जाती है और महिलाएं जो हैं वो ओढ़नी, कपड़ू, जिमी आदि पहनती हैं। वे चांदों के आभूषण भी पहनती हैं, जैसे लॉन्ग नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, ईयर रिंग्स, चूड़ा आदि। और इसमें ढोलक, ढोल, हारमोनियम, बांसुरी, कांसी, जोड़ा, मंजीरा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है संगत के रूप में। तो ये एक बहुत ही सुंदर लोक नृत्य है गुजरात का, जो चरवाहा समुदाय भरवाड़ जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। और ये जो साथियों एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि इस नृत्य का जो विचार जो जन्मा था, ये भेड़ों की लड़ाई से उत्पन्न हुआ था। इसमें 2 भेड़ों के सिरों को आपस में टकराने की गति की नकल की जाती है और इसमें जो नर्तक होते हैं वो हाथों से को शक्तिशाली और लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हैं और इस तरह से ये नृत्य किया जाता है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें, और इसमें अंत में जीवन साथी चुनने की भी परंपरा है। चलिए अच्छा, तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प क्रमांक ए है, गुजरात। हुडो लोक नृत्य जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 15 जनवरी, सी 8 अक्टूबर या फिर डी 11 अगस्त। साथियों, स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और मृदा संसाधनों के स्थायी प्रबंधन हेतु जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम जो थी वो थी मृदा जिससे अनाज उत्पादित होता है। इसकी थीम थी साथियों, धुन एक बार फिर से सुन लीजिए। थीम मृदा जिससे अनाज उत्पादित होता है। सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ये इसकी थीम थी 2022 की। और 2023 का अभी आने वाला है, दिसंबर 2023 में 5 दिसंबर को। तो और एक और फैक्ट बता देता हूँ, इसमें संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो है FAO, इसने जून 2013 में विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें महासम्मेलन में, साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सम्मेलन में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था तथा दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया था तथा 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस मनाया गया। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है? विकल्प हैं ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी दिया गया है छत्तीसगढ़। तो साथियों, चूँकि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वो रायपुर में स्थित है और जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यानी कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। साथियों, पहले इसको माना हवाई अड्डा कहा जाता था, लेकिन 24 जनवरी 2012 को रायपुर में अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने, तो उनके सम्मान में, उनके श्रद्धांजलि के रूप में उस हवाई अड्डे का नाम स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रखा गया। तो ये हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। तो ये तो थे आज की कड़ी के 10 प्रश्न। ये आप अच्छे से आपने ये समझ लिया होगा और अच्छे से याद करते हुए भी चलिए। साथियों, ये जानकारी आपको पसंद आ रही तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो, और प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें ताकि अन्य साथियों को भी ये जानकारी पहुँचे और उन्हें भी इसका लाभ मिले। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और ये आज की जो थी वो तीसरी कड़ी थी। अब अगली कड़ी में, चौथी कड़ी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।